नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज चांद कुबा और आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के चैप्टर 4 से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि या तो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। आज की अपनी इस वीडियो का पर्पस केवल अपनी नॉलेज को चेक करना ही नहीं है, बल्कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि आईपीसी के चैप्टर 4 में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनमें से बार बार अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनर्स जो हैं वो सवाल निकाल कर लाते हैं, सो दैट हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन पर ज्यादा फोकस कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मुझसे कोई और बातचीत करना चाहें यहाँ पर या फिर कोई सवाल पूछना चाहें तो इनमें से किसी भी चैनल्स पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है जी, टू इंक्लूड एक्सीडेंट इन एन एक्सेप्शन ऑफ क्राइम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी और असेंशियल। अब देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि सेक्शन 80 में एक्सीडेंट को एक एक्सेप्शन के तौर पर दिया गया है। अब वहां पर कुछ एलिमेंट्स बताई गई हैं कि वो एलिमेंट्स होनी चाहिए एक एक्ट में जब वो डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट में आएगा और एक एक्सेप्शन के तौर पर लिया जाएगा। कौन सी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं। पहला क्या है जी, इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। दूसरा कहता है जी, इट हैपेंड इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर। तीसरा है प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन हैड बीन टेकन। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। वी ऑल नो कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। जब हम देखते हैं सेक्शन 80 में एक्सेप्शन के रूप में जब एक्सीडेंट को डिफाइन किया गया है तो क्या कहा गया है। कहता है जी, एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, यानी कि पहली जो एलिमेंट है वो ये है। दूसरा क्या कहता है जी, सच एन एक्ट मस्ट नॉट बी कमिटेड विद क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मैनर में किया होना चाहिए और लॉफुल मीन्स के द्वारा यहाँ पर किया गया होना चाहिए। एंड चौथी एलिमेंट क्या है, कहता है जी, द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन हुई होनी चाहिए। जब ये सभी एलिमेंट्स उस एक्ट में होंगी उसके बाद ही इसे एक एक्सेप्शन के रूप में लिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है जी, ए इज एट वर्क विद हैचेट। अब ये देखिए, ये 80 की ही एक एक्सेप्शन है, एक इलस्ट्रेशन है। वो इलस्ट्रेशन को एज इट इज देकर यहां पर एक सवाल बना दिया गया। ए एज इट कहता है जी, ए is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing nearby. Here there was no want of proper care and caution. So ये एक यहाँ पर बात लिख दी गई on the part of A. A is guilty of which of the following offense? A, murder. B, causing death by negligence. C, culpable homicide not amounting to murder. And D, no offense. So we all know कि यहाँ पर जो है D ही आंसर होगा, because again जैसे कि हमने कहा कि ये एक illustration है सेक्शन 80 की ही। चलिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड हु इज। अब ये भी हमसे यहाँ पे पूछा गया कि एक बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया है, लेकिन वो क्राइम नहीं माना जाएगा अगर उसकी उम्र क्या होगी, अंडर 9 years ऑफ एज, बी अंडर 7 years ऑफ एज, सी अंडर 12 years ऑफ एज एंड डी अंडर 16 years ऑफ एज। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है, वी ऑल नो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज सेक्शन से उठा लिया गया, अंडर 7 years ऑफ एज। सो हम यहाँ पर देखते हैं भाई सेक्शन 82 क्या कहता है जी, there is no an absolute incapacity for crime under 7 years of age. So यहाँ पर डोली इनकपेक्स का यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। कोई भी बच्चा जो कि 7 years of age से कम है, वहाँ पर ये प्रिजम्पशन है लॉ की कि भाई वहाँ पर उसके पास एक जो सोचने समझने की क्षमता है वो नहीं होती है। सो यहाँ पर डोली इनकपेक्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज नॉट एंडोर्ड विद और सो एज टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रोंग, दस द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट अराइज। अब जब क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं है, यानी कि मेंसरिया ही नहीं हम यहाँ पर प्रिज्यूम करते एक चाइल्ड जो कि 7 साल से कम उम्र का है, तो एक्टस रियस अगर है भी तो मेंसरिया के बिना उसकी वैल्यू खत्म। आगे कहते हैं जी, वेयर पर्सन्स गेट, अच्छा अगला क्वेश्चन हम देख लें। कहते हैं जी, द प्रिंसिपल ऑफ just necessitatis is incorporated as an exception to criminal liability under which section of IPC। अब बताओ भाई, किस सेक्शन में जस्ट नेसेसिटेटिस का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लाई किया गया है, क्रिमिनल लाइबिलिटी की एक एक्सेप्शन है, वो किस सेक्शन में हमें देखने को मिलती है, 80, देन 81, 87 एंड 90। अगेन आप इसका करेक्ट आंसर जान ही गए होंगे, द करेक्ट आंसर इज बी, 81। अब देख लेते हैं 81 में क्या कहा गया है। देखिए भाई, 81 में कहा गया है कि अगर एक लार्ज हार्म को बचाने के लिए कोई एक्ट यहाँ पर मजबूरी में करना पड़ता है तो एक एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पर उसे हम ले लेते हैं। क्या कहते हैं जी, सेक्शन 81 lays down that an act
डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म बट डन इन गुड फेथ, अब ये जरूरी है, गुड फेथ एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज harm for the purpose of preventing or avoiding harm to a person or property is not an offense। अब देखिए भाई, यहां पर एक 81 के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या है। द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड अदर हार्म, दूसरा क्या है, द हार्म टू बी अवॉइडेड मस्ट बी सच एज टू जस्टिफाई द रिस्क ऑफ डूइंग एन एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एंड तीसरा क्या है, द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन गुड फेथ विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। सो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर एक शिप वाला एग्जाम्पल भी हम लेते हैं या फिर हाउस को पुल डाउन करने वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं। आगे वही एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि भाई वो जो पूछा गया है, कहता है जी ए पुल्स डाउन द हाउसेज in good faith of saving human lives and property in a great fire. In this case, which of the following statement is correct? A has committed an offense of mischief. B, he has committed an offense of house trespass. C, he has committed an offense of house breaking. And D, he has committed no offense. So again, जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा 81 वाला, वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई ये एक ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इन लार्ज for the purpose of avoiding large harm, उसने यहाँ पर एक छोटा हार्म कमिट किया, तो एक एक्सेप्शन के रूप में हम इसे देख लेते हैं 81 के तहत। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस को जो केस है उसको किस लिए जाना जाता है? द आर वर्सेस डडली केस इज नोन फॉर इट्स यूज एज क्रिमिनल डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, सेल्फ डिफेंस, गुड फेथ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बताइए भाई, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस का जो केस है वो इनमें से किस से जुड़ा हुआ है? द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स नेसेसिटी। क्या था आर वर्सेस डडली का केस में? आप देखिए भाई, एक बहुत बड़ा इनका यॉट थी, वो जो यॉट है वो यहाँ पर तूफान में फंस जाती है, लाइफ बोर्ड में बैठते हैं ये चार लोग, एक जो है इसमें आर जो है वो यहाँ पर कोमा में चले जाता है, और बाकी के दो ने उसे यहाँ पर मारकर और उसे कंज्यूम कर लिया अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने कहा जी अब ये हमारी नेसेसिटी थी कि हमें अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर मारना पड़ा, आर को यहाँ पर मारना पड़ा। डडली एंड स्टीफेंस ने उसे मारा और कंज्यूम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 4 दिन बाद उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, और ये आकर इनके ऊपर जो है मर्डर के चार्ज लगते हैं। किसके ऊपर? डडली एंड स्टीफेंस के ऊपर मर्डर के चार्ज लगते हैं। लेकिन ये अपने डिफेंस में कहते हैं जी आउट ऑफ नेसेसिटी हमने जो है आर को मारा था, हमें यहाँ पर एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। लेकिन इन्हें एक्सेप्शन नहीं मिलती है, बिकॉज यहाँ पे कहा गया कि आप यहाँ पर किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो इन फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑन सेविंग योर ऑन लाइफ। सो यहाँ पर वो उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज ऑफ नो अवेल इन सच केसेस। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। बी, विद द इंटेंट ऑफ टेम्परेरली यूजिंग W's money and later on to return it, instructs C, who is his 6-year-old son, to take away W's purse containing 20,000 rupees without W's consent. C carried out the instructions. The criminal liability in this case is, अब देखिए भाई, B एक फादर है, C उसका 6 साल का बच्चा है। अब C को ये जो B है उसके मन में ये आया कि भाई W के पर्स में 20,000 रुपये पड़े हैं, मैं वो ले लेता हूँ अभी के लिए, बाद में इसे लौटा दूंगा। और उसने बिना उसकी परमिशन के, यानी W की परमिशन के बिना अपने बच्चे को कहा कि भाई बेटा पर्स उठा ले। अब ऐसे में बच्चे की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है, और उसके फादर जिसने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, B और C दोनों की क्रिमिनल लायबिलिटी हमने देखनी है। सबसे पहले कहता है जी C इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यानी कि जो बच्चा है जो कि 6 साल से कम उम्र का है, 6 साल की उम्र का है, वो गिल्टी ऑफ थेफ्ट है। एंड B अबेटमेंट टू कमिट थेफ्ट। फिर दूसरा ऑप्शन है B डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस बट C कमिट्स थेफ्ट। B एंड C बोथ आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। या फिर D कहता है जी B इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट एंड C इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी थेफ्ट और एनी ऑफेंस। सो अब आपने यहाँ पर गेस कर ही लिया होगा, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली वो है D है, जो बच्चा है, क्योंकि उसकी उम्र यहाँ पर क्या है 7 साल से कम है। सो यहाँ पे डोली इन कपेक्स का प्रिंसिपल लग ही जाएगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, उसको यहाँ पर किसी ऑफेंस का दोषी नहीं पाया जाएगा, बिकॉज वी बिलीव कि 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो अपनी इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता है। एट द सेम टाइम जो फादर है जिसने बच्चे को यहाँ पे इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है, तो उसे यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का दोषी पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। द लीडिंग केस ऑन सेक्शन 83 ऑफ IPC इज बिशंबर वर्सेस रूमल एंड देव नारायण वर्सेस स्टेट,
उल्ला वर्सेस किंग एंड दया भाई वर्सेस गुजरात। सो अब यहाँ पे आपने बताना है कि 83 से जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा मामला इसमें से है। सो द राइट आंसर हियर इज सी, उल्ला वर्सेस किंग। अब क्या था मामला यहाँ पर, देखिए भाई यहाँ पे मामला था कि एक 11 साल का लड़का है, वो 11 साल का लड़का एक विक्टिम था उसको थ्रेटन करता है, एक व्यक्ति को थ्रेटन करता है दैट ही विल कट हिम इनटू पीसेस व्हाइल एडवांसिंग टुवर्ड्स विद हिम अ नाइफ। अब वो 11 साल का बच्चा है और वो अपने एक्शन से ये दिखा रहा है कि वो मैच्योर है, उसे पता है कि उसके पास जो वो बातें कर रहा है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। लेटर ही किल्स द विक्टिम, दैट चाइल्ड, वो 11 साल के बच्चे ने यहाँ पर उस विक्टिम को मार भी दिया। ऐसे में अब यहाँ पर डिसाइड किया गया, देखिए भाई 83 क्या कहता है, 83 यहाँ पर बेसिकली बात करता है कि एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 years ऑफ एज विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एन ऑफेंस एज एट द सेम टाइम, अगर बच्चा यहाँ पर मेच्योर नहीं है तभी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बच्चा एक मेच्योर है, यहाँ पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो इस लायक है कि वो समझ सके कि उसके क्या वो बात कह रहा है और क्या उसकी बातों के कंसिक्वेंस हैं, तो ऐसे में उसे यहाँ पर गिल्टी पाया जाएगा। सो ये 83 कहता है। अब यहाँ पर इस केस में भी हमने देखा कि भाई वो बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ चक्कू लेके आपको मारूंगा, पीसीज में काट दूंगा। एट द सेम टाइम उसने फिर वही एक्शन भी किया। सो यहाँ पर जो बात प्रूव हुई वो ये उल्ला वर्सेस किंग में कि भाई ये जो बच्चा है ही वॉज अवेयर ऑफ हिज एक्शंस एंड दैट इज व्हाई ही वॉज फाउंड गिल्टी बिकॉज ही हैड अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज लायबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस? ए, चाइल्ड बिटवीन 7 to 10 years of age, बी, चाइल्ड बिलो 10 years of age, सी, child between 7 to 10 years of age having maturity of understanding, and D, child below 8 years of age। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। So the right option is C। अगेन जैसे कि हमने कहा कि 83 में आ जाता है ये। 83 की जो एक्सेप्शन है वो तभी लगती है कि अगर एक बच्चा है 7 से 12 साल की उम्र का बच्चा है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच्योर नहीं है, यानी कि वो क्या बात कर रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखो भाई 7 से कम उम्र का बच्चा, उसमें तो हमने क्या कह दिया, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी हमने वहां पे मान ली, डोली इनकैपेक्स मान लिया कि भाई उसमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, वो अपनी इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता। लेकिन 7 से 12 का जो एक एज ग्रुप है वहां पर हमने कहा कि सिर्फ एज मैटर नहीं करती, एज के साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो मैटर करेंगे। वो ये कि क्या वो बच्चा एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का बच्चा है, यानी कि क्या वो अपनी इंटेंशन फॉर्म कर पा रहा है और क्या उसे अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस की समझ है या नहीं। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं जब हम देखते हैं कि उसको एक्सेप्शन देनी है या नहीं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। 83, अब 83 से एक और घुमाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो आप। कहता है जी सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी एनंसिएट्स ए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, बी एन इनकंक्लूसिव एंड रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, सी इनकंक्लूसिव एंड इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एंड डी इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब ये एक अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, तभी हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से टैकल कर पाएंगे। अब बताओ भाई ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि 83 में इनकंक्लूसिव एंड रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दी गई है। ये यहाँ पर जो है करेक्ट एक स्टेटमेंट है। देखिए भाई 83 की ये जो यहाँ पर मैंने इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, इसे आप पॉज करके इसे पढ़ लेना। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। जी, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी 1860 इज करेक्ट? जी ने जो कि अनसाउंड माइंड का है उसने ए को किल करने की कोशिश की। अब इसमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है जी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस एंड ए हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जी। बी कहता है जी ए हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जी, एंड सी जी इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, एंड डी जी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस बट ए हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जी। सो द करेक्ट आंसर इज डी एज वी ऑल नो। एंड इसमें हम 84 में देखते हैं कि भाई जो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड है उनको यहाँ पर एक एग्जेम्पशन मिली हुई है बिकॉज वी बिलीव दैट द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट विच ही इज डूइंग। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है
वो यहाँ पर हमें मिला हुआ है, इवन इफ द एक्ट अगेंस्ट अस इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब 84 की क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दी हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या है, द accused at the time of committing the act because of intoxication which was administered to him without his knowledge and against his will is incapable of knowing। भाई यहाँ पर अगली एक्सेप्शन आ गई। अगर एक व्यक्ति को यहाँ पर इंटॉक्सिकेट किया जाता है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, तो वो एक यहाँ पर एक्सेप्शन ले सकता है अगेंस्ट क्रिमिनल लायबिलिटी। बट उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, कहते जी इन इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, बी दैट द एक्ट इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ, सी दैट द एक्ट इज immoral and wrong, D that the act is of nature which may be ignored। अब इनमें से बताओ भाई कौन सी यहाँ पर दो चीजें जरूरी हैं टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ 85 IPC। देखिए भाई दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति है, उसे यहाँ पर इंटॉक्सिकेट किया गया उसकी नॉलेज के बिना या फिर उसको फोर्सफुली उसकी विल के अगेंस्ट यहाँ पे इंटॉक्सिकेट किया। अब उससे कोई यहाँ पे ऑफेंस हो जाता है और सेक्शन 85 के तहत वो यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर बेनिफिट मांगता है सेक्शन 85 के तहत। तो इनमें से कौन सी दो बातों का उसे पता होना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। A 1 and 4 यानी कि दिस एंड दिस, दूसरा है 1 and 3, तीसरा है 1 and 2 एंड चौथा है 2 and 4। सो इसमें से दो बातों का जो उसे पता जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दूसरा है द एक्ट इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ। बस ये दो बातें यहाँ पर जो है हमें प्रूव करनी है कि भाई उसे ये नहीं पता था बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड दैट इज वाई ही वॉज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये दो बातें प्रूव करने की कोई जरूरी नहीं है टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ 85। ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Which one of the following is leading case of intoxication? नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, दूसरा है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड एंड तीसरा है बैरो वर्सेस आइजैक एंड चौथा है डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्या है इंटॉक्सिकेशन का ये केस, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए भाई एक व्यक्ति था, उसने यहाँ पर क्या किया, इंटॉक्सिकेशन में एक बच्ची को यहाँ पे रेप किया, उसके बाद यहाँ पर उसको रेप करने के साथ साथ उसे मार भी दिया। ऐसे में वो यहाँ पर डिफेंस मांगता है कि जी मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, सो मुझे यहाँ पर इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मर्डर के लिए मैं यहाँ पर एक्यूज नहीं होना चाहिए। बट कोर्ट ने यहाँ पर क्या बातें कही हैं, कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली इस केस में यहाँ पर ये कहा कि भाई मर्डर के लिए यू आर एक्यूज्ड इवन इफ़ यू आर इंटॉक्सिकेटेड। पहली बात तो यहाँ पर जो इंटॉक्सिकेशन है वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर अगर हम इंटॉक्सिकेशन को एक एक्सेप्शन बना दें, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को एक एक्सेप्शन बना दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हमारा IPC का कानून है उसी के अगेंस्ट हो जाएगा, उसी का जो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल जो उसका फीचर है उसी के अगेंस्ट हो जाएगा। बिकॉज फिर तो हर एक व्यक्ति इंटॉक्सिकेट होके जाएगा, क्राइम करेगा और कहेगा जी ये तो एक्सेप्शन में आ गया। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड दैट शुड नॉट हैपन। ये यहाँ पर बात यहाँ पर की गई है। चौथा है जी, अगला केस है जी वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू इज अ लीडिंग केस ऑन। अब बताइए भाई वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू किस में ये लीडिंग केस है, इनफेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें भी अगेन द राइट आंसर इज सी, इंटॉक्सिकेशन से जुड़ा हुआ ये केस है। अब यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर था और एक 13 साल का बच्चा था। मिलिट्री ऑफिसर ने यहाँ पर इंटॉक्सिकेट होकर उस 13 साल के बच्चे को, पहले तो उससे चेयर मांगी, वो बच्चा एक चेयर पे बैठा था, उससे चेयर मांगी, उस बच्चे ने दी नहीं, इसने अपनी पिस्टल निकाली, उसे मार दिया। बाद में एक्सेप्शन मांगता है कि जी मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, बट दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन एज was held by the court। चलिए आगे बढ़ते हैं। A school teacher for the purpose of enforcing discipline inflicts moderate punishment upon the student aged 11 years. In this case, A is entitled to claim defense under 89 IPC. A is guilty of causing simple hurt. A is guilty of using criminal force. A is entitled to claim under defense under section 88 IPC। अब आपको बताना है कि भाई एक 11 साल के बच्चे को एक टीचर ने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हिट कर दिया, ऑलराइट। सो यहाँ पर डिसिप्लिन लाने के लिए वो जो यहाँ पर इन्फ्लिक्ट की मॉडरेट पनिशमेंट। अब इसमें क्या
टीचर कोई गिल्ट किसी ऑफेंस का गिल्टी है या फिर उसे 89 या 88 के तहत यहाँ पर डिफेंस मिल सकता है। आंसर इज 89 के उसे अंडर उसे यहाँ पे डिफेंस मिलेगा। आप देखो ये स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके अब क्या कहता है जी 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब देखिए भाई टीचर है, डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए बच्चे के ही गुड फेथ में उसने यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल किया, तो क्या हो गया, वो यहाँ पर इस 89 के तहत ये क्लेम कर सकता है, क्या बेनिफिट क्लेम कर सकता है फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे लेडीज एंड जेंटलमैन जो कि आज हमने यहाँ पर देखे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। एंड हमने यहाँ पर जो है ये जो चैप्टर 4 है इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पहले की जो हमारी वीडियो आई थी एक दिन पहले आई थी, उसमें भी हमने चैप्टर 4 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस आज हमने देखे। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो इसी तरह से इन्हीं आईपीसी की चैप्टर से जुड़ा हुआ वीडियो आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से जो एरियाज हैं वो जो है इम्पोर्टेंट हैं। आप अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग और वीडियोस लेकर आएंगे। सो अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।